नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन की खेती करके कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। समय पर खतवार नियंत्रण कर लिए फसलों से अधिक उपज। अपने राज्य में सोयाबीन की खेती कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर जिलों में मुख्य रूप से की जाती है और किसान सोयाबीन की खेती करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो इसकी खेती करने के लिए आप कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं डॉक्टर मनीष ककरालिया से। जिस प्रकार से उत्तर भारत में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो उसको देखते हुए कि हम और कौन सी फसल है जो धान के अलावा हम वो बिजाई कर सकते हैं। तो सोयाबीन हमने 2-3-4 साल पहले से हमने शुरू की है। सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7.5 हो वो अच्छी रहती है। खेत की तैयारी, सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद खेत में 20 से 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर खेत में मिला देते हैं। इसके बाद खेत की 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरा होने के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल करते हैं। खाद और उर्वरक, सोयाबीन की खेती में मिट्टी जांच के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 65 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। उन्नत किस्में, वर्तमान समय में सोयाबीन की कई उन्नत किस्में विकसित हैं जो इस प्रकार हैं। पीके 472, JS 335, JS 93 से 05, NRC 37, JS 95 से 60, प्रताप सोया 45 जिनकी बुआई करके किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बीज की मात्रा, सोयाबीन की बुआई के लिए हमेशा प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारित दानों के आकार के अनुसार करें। छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। बीज उपचार, बीज को थीरब या कार्बोडाजिम 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें या ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। जैव उर्वरक के रूप में बीज को राइजोबियम कल्चर 12 ग्राम और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करें। इसमें हम जो लगाने का समय है वो 15 जून से लेके 30 जून तक का होता है। और इसमें ज़्यादातर किसान तो वैसे हम फ्लैट में करते हैं, लेकिन हम जो पिछले 3-4 वर्ष से करते आ रहे हैं जो बेड बना के, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो डबल डिस्क प्लांटर है उसके द्वारा हम जो बेड है उस पर 2 लाइन हम उस पर बिजाई करते हैं, जिससे क्या होता है एक तो हम जो बेड है उस पर एक तो पानी की बचत कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे कभी कभार जैसे बिजाई के समय ज़्यादा बारिश आ गई तो नुकसान करता है, इसके लिए
बेड पे हमने इसकी बिजाई की तो उसमें क्या होता है कि जो फरो के अंदर पानी है अडार होता है और 24 घंटे के अंदर वो पानी नीचे भूमि में चला जाता है, जिससे क्या होता है बीज खराब नहीं होता। खरपतवार नियंत्रण। सोयाबीन की बुआई के बाद अक्सर खेत में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इसके लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिनों बाद की जाती है। इसके बाद हाथ से खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। जो किसान भाई बड़े क्षेत्र में इसकी खेती करते हैं और वे रासायनिक विधि से खरपतवार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसके लिए बुआई के 15 से 20 दिन की फसल में इमेजाथाइपर दवा 1 लीटर को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके खरपतवारों की समस्या को कम कर सकते हैं। और हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 के लगभग सिंचाई इसमें लगती है। यदि बारिश का मौसम हो तो बारिश के मौसम में हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सिंचाई दे सकते हैं। फिर हम बात करें यदि इसमें पैदावार कितनी आती है तो मुख्यतः पैदावार इसमें हम 30 कुंटल के लगभग पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई में जुटे हैं, लेकिन इन फसलों में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं और यदि किसानों द्वारा समय रहते इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया गया तो फसलों की अच्छी बढ़वार नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही ये खरपतवार कीट रोगों को फैलाने में भी सहायक हैं। तो इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इन खरपतवारों की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं। तो आप किस प्रकार से करें खरपतवारों का नियंत्रण, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शीला बारला से। खरपतवार प्रबंधन के वैसे तो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि निवारण करना, उन्मूलन एवं नियंत्रण। निवारण का मतलब हुआ कि उस जगह में, उस क्षेत्र में खरपतवार को आने ही नहीं देना, उसके बीज को आने ही नहीं देना। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्व और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है। और दूसरी तरफ यह खरपतवार फसल में रोग कीटों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके, जो इस प्रकार से है। तो इसके लिए साफ बीजों का उपयोग करना जरूरी होता है, जिससे कि बीज के साथ में, फसल के बीज के साथ में जो खरपतवार के बीज ना उग पाए। साथ ही सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करें या कंपोस्ट का प्रयोग करें। किसान भाई ध्यान दें कि अगर खरपतवार उग भी आए हैं तो फूल आने के पहले ही उनका नियंत्रण करें, क्योंकि फूल आने के बाद बीज भी आ जाते हैं और फिर उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो उन्मूलन है, उसका अर्थ है उखाड़ फेंकना, लेकिन यह बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है किसानों के लिए। उपाय हैं जो कि हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि कृषि भूमि में जहाँ जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ पर यांत्रिक विधि से या फिर रासायनिक विधि या फिर निकाय गुड़ाई करके भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर स्टेल विधि, जो ज़मीन में उनके बीज जमा हुए करके रहते हैं तो उनको पानी दिया जाता है, उनको पटवन करके उगने के लिए अवसर दिया जाता है। और जब खरपतवार के बीज अंकुर जाते हैं, उग जाते हैं, तो उनको जोताई करके या फिर
रासायनिक दवा के द्वारा से उसका नाश कर दिया जाता है। तो ये उस जगह में 1 या 2 बार ऐसे करते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज होते हैं जो ज़मीन में, जो वीड सीड बैंक होता है वो कम हो जाए और फसल जो वीड फ्री हो करके खरपतवार रहित फसल उपज सके। इस तरह का विधि अपना करके भी हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके। रसायन विधि मतलब हम रसायन कोई केमिकल का उपयोग करके नियंत्रण कर सकते हैं। हमें एक के साथ में दूसरी विधि को भी साथ में अपनाना चाहिए। इसे ही समेकित नियंत्रण बोला जाता है। मतलब एक विधि अपना रहे हैं, जैसे रसायन का उपयोग कर रहे हैं तो उसके साथ में हम निकाई गुड़ाई भी करें। पंक्ति से पंक्ति के बीच का जो खरपतवार है वो साफ हो जाता है, लेकिन पौधों से पौधों के बीच का जो खरपतवार है वो क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है। तो उस स्थिति में फिर से जब हम अगर रसायन का उपयोग करते हैं तो रसायन पूरी तरह से खरपतवार को खत्म कर देता है। तो इस तरह से 2 तरह का विधि को अपनाना चाहिए। 3 तरह से रसायन का उपयोग करते हैं। एक तो खेत तैयार करने के बाद में बुआई से पहले जो लगाया जाता है, जो खरपतवारनाशी दिया जाता है, जैसे फ्लूक्लोरालिन या बैसेलिन है, लेकिन ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं उसको प्री इमर्जेंस के रूप में उपयोग करते हैं। प्री इमरजेंस दवा में है पेंडिमेथिलिन, प्रेटिलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये सब प्री इमरजेंस दवा है। इस प्री इमरजेंस का मतलब होता है कि बुआई करने के बाद लेकिन अंकुरन से पहले। ये 2 कोशिश करते हैं कि 0 से 3 दिन के अंदर, मतलब पौधा बोया गया उसके 3 दिन के अंदर में दवा को उपयोग करें। ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेथिलिन है, प्रेटिलाक्लोर है, ये सभी दवा को हम बुआई के बाद डालते हैं और 3 दिन के अंदर में डालते हैं। उसी तरह से फिर एक दवा है जिसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, यानी कि बुआई के बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार भी बड़े हो जाते हैं, उस समय ये पोस्ट इमरजेंस वाला दवा डालते हैं, मैंने अंकुरन के बाद डालने वाली दवा है। इनमें है जैसे 2,4-D, लेकिन इसमें खरपतवारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जो 2,4-D दवा है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है। हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन वाला फसल में कौन सा दवा को डालना है, क्योंकि ये जो खरपतवारनाशी है उसका उपयोग बहुत स्किल से करना चाहिए। यदि हम डोज की मात्रा ज़्यादा डाल दे रहे हैं उससे भी हमारे फसलों को नुकसान होता है। तो ध्यान देना चाहिए कि कब हमको कौन सा दवा डालना है और कौन सा फसल में कौन सा दवा डालना है। जैसे मक्का में अट्राजिन दवा है, इसको बुआई के बाद भी डाल सकते हैं, यानी अंकुरन से पहले प्री इमरजेंस भी डाल सकते हैं या पोस्ट इमरजेंस 15 दिन बुआई के बाद भी। ये मक्का के लिए बहुत कारगर है, जो जिसका डोज है 750 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर एक धान में बहुत अच्छा एक हर्बिसाइड है या खरपतवारनाशी है जिसका नाम है बिस्पेरिबेक सोडियम। इसका भी बहुत थोड़ा मात्रा, यानी कि 25 ग्राम प्रति एआई प्रति हेक्टेयर के दर से डालते हैं। तो ये धान में और मड़ुआ में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये देखा गया है। फिर उसके बाद अगर प्री इमरजेंस डाले हैं तो 25-30 दिन में फिर एक हैंड वीडिंग या हाथ से निकाई गुड़ाई कर लें या यांत्रिक विधि से या जैसे व्हील हो है उस सब का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर लें। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देंगे तो इस तरह से आप अच्छे फसल का प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उपज पा सकते हैं और ऐसा करने से आपको अच्छी आमदनी भी मिलेगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोटा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 53 से 82% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 22 से 24% रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 25 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने की संभावना है। आगामी 2 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की नर्सरी की रोपाई की तैयारी शुरू करने का सुझाव दिया जाता है। सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी की जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनाज को 10% नमी स्तर तक सुखाने के बाद सुरक्षित रूप से स्टोर करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम बोरतलाब, जिला बांसवाड़ा के कृषक सुरेंद्र कुमार ने इनके आम के फलों में कीट लग रहे हैं या इनके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, हम देख रहे हैं कि जो आम की जिन्होंने आम का बगीचा लगा रखा है, आम के फलों की खेती कर रहे हैं, वो उनका पिछले 1-2 साल से और इस विशेष रूप से इस वर्ष में यह देखा गया है उस फल के अंदर में फल भेदक का कीट का प्रकोप काफ़ी देखा गया है। फल बेधक कीट आम का एक प्रमुख कीट है जो फल उत्पादक क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है। फल बेधक फल के मध्य भाग एवं बीज दोनों को प्रभावित करता है, किंतु वह बीज को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, जिससे फल खाने लायक नहीं रह जाता है। यह कीट, इसके बारे में थोड़ा पहले बताना चाहूँगा। अगर किसान भाई खेत में जाकर के बहुत सारा फलों उस टाइम में देखे होंगे कि फलों बहुत ज़्यादा फल गिरे थे और गिरने के पीछे में अगर उसी फल को तोड़ करके देख रहे हैं तो उसमें सफ़ेद और लाल रंग की एक क्रमानुसार सफ़ेद लाल सफ़ेद ऐसे करके धारियाँ आपको दिखाई दी होंगी। जिस स्थान पर फल आपस में एक दूसरे को छू रहे होते हैं वहां इस कीट की सुंडी जाला बनाकर फलों को खाती है। नवजात सुंडी फलों की बाह्य छिलके को खाती है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ यह फलों में छेद कर गुदे को खाती है। प्रभावित फलों से काला और कत्थई रस निकलने लगता है, जो चिपचिपे धब्बों के रूप में फलों पर देखा जाता है। कीट द्वारा उत्पन्न क्षति के स्थानों पर संक्रमण के पश्चात फल सड़ने लगते हैं। किसान भाई जरूर ध्यान दें, अगर जो आम का जो बगीचा है जिस बगीचे में इसका प्रकोप हुआ है उस बगीचे में जहाँ पर सबसे पहले करना है, जो फल गिरा हुआ है आसपास में, क्योंकि इस कीट जो गिरा हुआ फल है उसी में आपका पिल्लू जो कैटरपिलर है वो रहता है, उसी से फिर मोथ बन करके वापस से अंडे देता है। तो जो फल गिरे हुए हैं उन फलों को हटा करके नष्ट करें। सबसे पहला जो तरीका है, जो पहला कीट नियंत्रण की जो विधि है, इस कीट को नियंत्रण करने की विधि है वो ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो बगीचा है वो साफ रहेगा और उसका संक्रमण कम बढ़ेगा। दूसरा, इसमें हम बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करने की संस्तुति दी है। उसमें से अगर देखते हैं तो प्रोफेनोफोस 2 ml प्रति लीटर या फिर लेमडा साइलोथ्रीन
1.5 ml प्रति लीटर। इस जो 2 इंसेक्टिसाइड थे इनका अल्टरनेट रूप से अगर छिड़काव करते हैं 1 या 2 आवश्यकता अनुसार, तो इन जो कीटनाशकों के छिड़काव से बहुत ज़्यादा इसका कीट का अच्छे से नियंत्रण हमने देखा है। फल विकास की प्रारंभिक अवस्था में लिम्डा साइहेलोथ्रिन 5 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या फिनाल्फास 25 EC दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। पहली छिड़काव के 15 दिन बाद एक और छिड़काव करें। हर छिड़काव में कीटनाशी रसायन बदलते रहें। बागों से सूखी टहनियों एवं कीट ग्रसित फलों को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। बशर्ते यह है कि जो आम का जो बगीचा है उसकी साफ सफाई जरूर रखें। इससे साफ सफाई से आपका ये कीट कम इसका प्रकोप होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए जो भी है उसमें मिथाइल यूजिनोल बेस्ड जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग करें, और साथ में ही उन कीटनाशक जो सेफर हों जैसे स्पिनटोर या स्पाइनोसेड, इनका आवश्यकता अनुसार 1 या 2 छिड़काव तुड़ाई के 10 से 15 दिन पहले ज़रूर करें। और जो फल नीचे गिरे हुए हैं आपको उन गिरे हुए फलों को नष्ट करना है, यह ज़रूर ध्यान रखें। और फल जो तुड़ाई हो ज़्यादा पकने से इंतज़ार न करें, थोड़ा पकने की शुरुआत हो उसी टाइम में तोड़ लें, तो इस कीट से जो प्रकोप है फल मक्खी से, इससे बचा जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।